हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है। जो वर्ड है आपका बेटा कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे का मतलब होता है टू स्टैब्लिश और टू सेटअप। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा आपका, कुछ फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू आपका जो भी पूरा देश है वो चलाया जाता है। कि कैसे देश बनेगा और कैसे चलाया जाएगा, ये सब आपको कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर, व्हाई। कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों, पढ़ना क्यों है हमें। इससे पहले अगर आप देखोगे इम्पोर्टेंस में, हमारे इंडिया में जो है सुप्रीमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। सुप्रीमेसी का मतलब होता है बेटा कि सबसे सुप्रीम जो है कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी भी चीज में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो प्रोविजंस देखे जाएंगे वो किसके देखे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के देखे जाएंगे आपका। आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि हमें चाहिए क्यों, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा आपका, वो क्या करता है, आपका कुछ प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ मिनिमल कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं अमंग द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। कि सोसाइटी आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेगी, ये कुछ बेसिक प्रोविजन ऐसे देता है। जैसे कि आप अगर देखोगे हमारे कुछ प्रोविजन है, राइट टू इक्वलिटी है। तो ये कुछ बेसिक है जो आप सबको चाहिए ही चाहिए होता है। सेकंड हम देखेंगे बेटा आपका, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है, आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के काम क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, सिर्फ ये काम नहीं, इसके अलावा ये क्या करते हैं, थर्ड पोर्शन, थर्ड पॉइंट है बेटा आपका, लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट। ये बताता है गवर्नमेंट को कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। और वो जो नहीं करना है वो कैसे बताते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमें कुछ प्रोवाइड्स है, जो हम आगे चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट है बेटा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। इसका एम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल टू क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। ये कुछ ऐसे एस्पिरेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारी जो भी पीपल है जो चाहते हैं वो पूरा हो सके और एक जस्टफुल सोसाइटी बन सके। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो किसी भी एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए होते हैं, जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया। सिक्स्थ पॉइंट, फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं ये। इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी पॉइंटर्स में भी आप लिख सकते हो। फंडामेंटल आइडेंटिटी कैसे प्रोवाइड करता है, कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो एज अ पर्सन आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि आपके पास राइट्स है कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हो, मतलब लड़ भी सकते हो इलेक्शंस को, और आप क्या कर सकते हो, आपके पास राइट है कि आप वोट भी दे सकते हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है 18 और 18 से प्लस सभी लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड होगा। सेकेंड, आपको ये क्या करता है, पॉलिटिकल मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मॉरल आइडेंटिटी मतलब बेटा कि आपको कुछ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल भी सिखाते हैं ये हमें, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, इसके अलावा रिस्पेक्ट करना हमें दूसरों को। ये सब हमारे कुछ राइट्स भी है और हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो मॉरल आइडेंटिटी हमें देती है। तीसरा है आपका नेशनल आइडेंटिटी। आप सबको पता है आप किसी भी प्लेस में रहते हो इंडिया के, लेकिन एट द एंड आप क्या कहलाओगे, इंडियंस कहलाओगे। तो वो क्या दिखा रहा है आपको, एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है जो हमें एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंगनेस को दिखाता है कि हम सभी एक साथ हैं, चाहे हम डाइवर्स हो।
डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी मतलब हम सभी आप देखोगे अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं, यूनिटी को शो कर रहा है, तो ये हमें नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने पढ़ा हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के काम क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 77 ईयर्स हो चुकी है, और आज तक सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बार बनाया है, ठीक है, और आज तक हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस टाइम ध्यान में रखे रखे थे। तो सबसे पहला है मोड ऑफ प्रोमलिगेशन। प्रोमलिगेशन का मतलब होता है बेटा आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो लेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट का मतलब हुआ बेटा यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका वो पब्लिक को ट्रस्ट वर्दी हो, कि पब्लिक उसको अलाउ करे कि हम उसको मानेंगे, वो तभी होगा जब आप जो बनाने वाला पर्सन होगा वो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, या कोई ऐसा पर्सन हो या ऐसे इंडिविजुअल्स हो जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो, ठीक है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसमें ऐसे डिजाइन होने चाहिए जो इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो सारे बैलेंस तरीके से होंगे, ताकि कोई भी मिसयूज ना हो सके पावर्स का। जैसे कि इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों में जो पावर्स है वो क्या है? डिवाइड है, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोविजन जो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे होने चाहिए जो लोगों के अकॉर्डिंग हो, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है आपको, ठीक है। फोर्थ आपको चेक एंड बैलेंस, मैंने आपको भी बताया कि तीन पावर्स में हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ये तीनों पावर आपस में क्या होने चाहिए? बैलेंस और चेक के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। जैसे कि इंडिया में क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फिफ्थ है बेटा आपका अडेप्ट बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनाना है और उससे पहले पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी जो कंट्रीज है वहां से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे प्रोविजंस है वो हम डाल सकते हैं। सिक्स है आपका इन्फॉर्म्ड पब्लिक, कि जो पब्लिक हो वो अवेयर हो। अभी आप जो 11th में अब आप पढ़ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसे ही लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आपके पास राइट्स क्या है, आपके पास ड्यूटी क्या है, ये सब आपको पता होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से फॉलो कर पाओगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सबसे पहले एक असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, जो बनाई ही 1946 में गई थी, ठीक है। इसकी पहली जो मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी आपकी, और ये जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें कुछ प्रोविजंस थे जो हमने अडॉप्ट करे थे। सबसे पहला प्रोविजन था आपका कि जो भी सीट अलॉट की जाए वो प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन होनी चाहिए, कि जितनी पॉपुलेशन है उसकी प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? सीट्स अलॉट होनी चाहिए, कि अगर 10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन पीपल है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई उसमें किया गया, क्योंकि आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 292 मेंबर जो थे ब्रिटिश प्रोविंस से थे, और 93 मेंबर जो थे आपके, 93 सीट जो थी वो किसके लिए थी? प्रिंसली स्टेट के लिए थी। 293 जो मेंबर्स थे बेटा वो क्या थे? इलेक्टेड थे। और किस प्रोसेस के थ्रू इलेक्टेड थे? आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू इलेक्टेड थे। और जो 93 थे बेटा आपके, जो वो कौन थे? आपके नॉमिनेटेड थे, ठीक है। और जो ये ब्रिटिश प्रोविंस होता है, ये जो प्रिंसली स्टेट होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो उससे पहले जो इंडिया था, सॉरी, जो इंडिया था बेटा आपका, वो दो पार्ट्स में डिवाइड था आपका। एक वहां पर जहां पर इंडिया में डायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का, एक जहां पर इनडायरेक्ट रूल था। जहां डायरेक्ट रूल था उस जगह को कहा गया ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया। और जहां पर इनडायरेक्ट रूल था उस जगह को कहा गया, जब वहां पर क्या करा गया? एक प्रिंस को बिठा दिया गया जो रूल करेंगे, और उन्हीं प्रिंस के स्टेट को कहा गया प्रिंसली स्टेट।
और जो ये ब्रिटिश प्रोविंस था उसमें भी मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्टेड थे लोग, और उस इलेक्टेड में भी 3 कम्युनिटी से इलेक्टेड थे। सबसे पहले थे मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा था आपका जर्नल। ठीक है। सो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जब बनाई गई थी उस टाइम उसमें मेंबर अप्रॉक्स 385 थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद जो असेंबली में मेंबर्स रह गए वो कितने रह गए, 299। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान वाले पोर्शन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। अब जब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, जब साइन किया गया, एट द टाइम जब साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को साइन किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और तब जितने मेंबर्स थे वो कितने थे, 284 मेंबर्स टोटल उस टाइम प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना वर्क कैसे किया, कि कैसे प्रोसीजर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऐसे 8 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 8 मेजर कमेटीज बना दी गई, और कुछ माइनर कमेटीज भी थी जो बनाई गई थी, लेकिन हमें 8 मेजर कमेटीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो आपको पता है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके, जो प्रेसिडेंट ही थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और बाद में इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे आपके, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो 8 मेजर कमेटी थी, इन 8 मेजर कमेटी को हेड जो कर रहे थे, ये 4 मेन पीपल कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका मेजर ड्राफ्ट तैयार किया था। अब इन चारों जो मेन हेड थे, 8 मेजर कमेटीज जो थी, इन सब ने अपने अपने ड्राफ्ट प्रोवाइड करे। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने स्टेट या यूनियन के ऊपर कुछ पोर्शंस अपने प्रोविजंस बताए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सबने अपने अपने प्रोविजंस दिए और कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया ड्राफ्ट। फिर वो जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको ऊपर डिबेट हुई, बहुत सारे डिस्कशन वगैरह हुआ कि भाई कौन से प्रोविजंस हमें डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए। और जो भी डिबेट हुई वो पब्लिक रीजंस को बेस में रखते हुए कि भाई क्या पब्लिक के लिए बेस्ट है और क्या नहीं है। अप्रॉक्स 166 सेशन हुए, जिसको 12 इयर्स 11 मंथ के अंदर अंदर हुए थे ये सारे सेशंस। ठीक है। फाइनली इतने सारे सेशन होने के बाद अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, चेंजेस करते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया। और यही डेट आपकी प्रीएम्बल के अंदर भी दी हुई है। प्रीएम्बल क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शरी पार्ट होता है जो इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट जो करा गया वो कब किया गया, 26 1950 को किया गया, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आपको पता होना चाहिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आने वाले चैप्टर में जब हम फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक सबसे बड़ा फीचर है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो उसको हमने बहुत सारी जगहों से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। तो सबसे पहले इंटरनल क्या हमने इंस्पिरेशन लिया, और एक्सटर्नल हमने इंस्पिरेशन क्या ली। आपके बुक में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दे रखा है। तो इंटरनल अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने देखा गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था 1946 में नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई क्या क्या प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सोवरन, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी चीजों को इंडियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया है, और हमने बहुत सारी चीजें उसमें से भी ली है। इसके अलावा हमने बाहर की कंट्री से, एक्सटर्नल सोर्स से भी हमने लिया है, जैसे कि ब्रिटेन से हमने जो है यूके जिसे हम कहते हैं, वहां से हमने क्या लिया है, एफपीटीपी लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया है। आयरिश मतलब आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिया है। यूएसए से हमने क्या लिया है बेटा, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया है। पावर्स पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है।
और हमने कनाडा से क्या लिया है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, और आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स ली है। आप इन सब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। आने वाले चैप्टर में हम सभी पॉइंटर्स को, जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, वो सबको हम और डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी जो भी हमने ली, इसको हम ऐसे स्लैविश इमिटेशन नहीं कह सकते, कि ये जो भी हमने आइडियाज लिए हैं वो स्लैविश इमिटेशन नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बोरोविंग्स है, क्योंकि हमने जो भी चीजें ली है, वो जो भी हमने प्रोविजंस ली है, वो कॉपीड नहीं है। हमने एज इट इज लिया, और एज इट इज हमने किसी चीज में देखा और हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, वो हमने नहीं किया है। हमने जो भी अडॉप्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन से किया है। इंडियन जो भी सिचुएशंस थी उसको ध्यान में रखे, भाई क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के हमने अडॉप्ट किया है। और आपको मैंने बताया कि 166 सेशंस हुए, तो इतने सारे सेशंस हुए, इतनी सारी डिबेट डिस्कशन हुई, 7,000 अप्रॉक्स अमेंडमेंट्स आए, तो एक्सटेंसिव स्टडी हुई प्रॉपरली। ऐसे ही हमने किसी भी चीज को उठा के पेस्ट नहीं कर दिया। थर्ड, हमने ग्लोबल आइडियाज लिया, ताकि हमें अपने जो इंडियन चीजें हैं उसमें हम बेस्ट कर सके, और विद इंडियन रियलिटी, कि इंडिया को ध्यान में रखते ही हमने ग्लोबल आइडियाज को भी लिया, तभी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही बार बना है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। टोटल पार्ट्स जो है आपका 22 पार्ट्स है, ठीक है। और पहले 22 थे जो बनाया गया था, और अब कितने हैं, 25 पार्ट्स है। स्केड्यूल्स, या जिसे हम लिस्ट भी कहते हैं, वो पहले कितनी थी, 8 थी, और अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। आर्टिकल्स अगर हम देखें, वो पहले कितने थे, 395 थे, अब कितने हो गए हैं, 448 हो चुके हैं अप्रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल अगर हम देखें, तो प्रियम्बल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करेगी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या फिलॉसफी होगी, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या क्या गोल्स हैं हमारे, इन सबको सिर्फ बताती है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम और भी चैप्टर्स को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।